दोस्तों, जब भी बात आती है धरती के अलावा किसी और ग्रह पर बसेरा बसाने की, तो इंसानों के जहन में सबसे पहले मंगल ग्रह का ख्याल आता है, जिसके पीछे दो वजह हैं। पहली तो यह कि मंगल ग्रह धरती का क्लोजेस्ट प्लैनेट है, जहां पर फ्यूचर में ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है और एफिशिएंट भी है। और दूसरा ये कि ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि आज से तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन साल पहले तक मंगल ग्रह में पानी की एफिशिएंट मात्रा मौजूद थी, और आज भी बहुत कम मात्रा में ही सही, पर मंगल ग्रह पर इंसानों को सरवाइव करवाने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज मौजूद है। मगर यार, चाहे कोई कितना ही क्यों ना नकार ले, इस बात को कोई टाल नहीं सकता कि मंगल ग्रह अभी खुद कंगाली की हालत से जूझ रहा है। तो ऐसे में वो आने वाले 10 सालों में तो काफी बड़ी पॉपुलेशन को इनहेरिट नहीं कर पाएगा। पर अगर मंगल ग्रह को साइड में रखे और बात करें किसी ऐसे एक्सोप्लैनेट की जिसमें पॉसिबली इस समय वो सारी चीजें मौजूद है जिसकी हम इंसानों को जरूरत है, और वहां पर पहुंचने पर सिर्फ हमें लैंड करके घर बसाने की ही आवश्यकता है, तो इस क्राइटेरिया पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रह खरा उतरता है, और वह है धरती से तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। अब दोस्तों, माना कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी हमारी धरती से इंसानों की औकात के हिसाब से बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन अगर हम इसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स में कंपेयर करें तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम आकी जाएगी। लेकिन हमारा आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की डिटेल्स के ऊपर ही नहीं होगा, बल्कि आज के इस वीडियो में हम लोग आपको वहां की डिटेल्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों और टेक्नोलॉजीज के बारे में आगाह करवाने वाले हैं जो बहुत जल्द ही दुनिया बदलने के साथ साथ हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करवाने की काबिलियत रखने वाली है, और आपको उनका आइडिया भी नहीं है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए चलते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के सैर पर। दोस्तों, 24 अगस्त 2016 ये वो दिन था जब पहली बार किसी स्पेस एजेंसी ने धरती के सबसे क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी की डिस्कवरी की थी। और डिस्कवरी होते ही वैज्ञानिकों ने समझ लिया था कि इस प्लैनेट को लेकर कुछ तो ऐसा खास है जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब इसको लेकर वैज्ञानिक ना सिर्फ इसीलिए उत्सुक थे क्योंकि यह धरती का क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट था, बल्कि इसीलिए भी ये सबको एक्साइट कर रहा था क्योंकि इसके कॉन्सेप्चुअल स्टेट से ये बात सामने आ रही थी कि इस ग्रह पर पानी मौजूद है जो इंसानों की आधी समस्या को यूं ही खत्म कर देता है। मगर यार, सिर्फ पानी होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉक्सिमा बी एग्जैक्ट हमारी धरती की तरह ही होगा, बल्कि जैसा हर प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके होस्ट स्टार की होती है, उसी तरह प्रॉक्सिमा बी के केस में भी उसके होस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी धरती के होस्ट स्टार यानी कि अपने सूरज के डायमीटर का केवल 40% ही साइज रखता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे सूर्य के कंपैरिजन में इसका साइज कितना ज्यादा कम है। अब इसके अलावा इसका मास भी सूर्य के टोटल मास के सिर्फ 12.5% के बराबर ही आका जाता है, और इसी के साथ इसके द्वारा रिलीज की जा रही एनर्जी और लाइट भी हमारे सूर्य के कंपैरिजन में 1/8 होती है, जिस वजह से ये अपने सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा प्लैनेट्स को होल्ड करके नहीं रख पाता। अब दोस्तों, आगे का तो पता नहीं, पर जिस दिन ये वीडियो रिलीज हो रही है उस वक्त तक वैज्ञानिकों ने अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकाला है जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के सोलर सिस्टम में आते हैं। अब हाँ, एक आंकड़ा है जिसमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य को भी मात दे देता है, और वो है इस स्टार की एवरेज डेंसिटी। इसके हालात देखकर वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी की एवरेज डेंसिटी हमारे सूरज के मुकाबले 32 से 33 गुना ज्यादा होगी, और इस रेशियो को भी तब निकाला गया जब हमारे सन के मास और साइज को प्रॉक्सिमा सेंटोरी के मास और साइज के पैरेलल में रखा गया, और इन दोनों डेटा के रेशियो को कंपेयर करने के बाद ही दोनों की डेंसिटी में इतना बड़ा डिफरेंस नोटिस किया गया। अब जो लोग स्पेस साइंस से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करते उनको तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जिनका वास्ता एस्ट्रोफिजिक्स से रोज पड़ता है उनके मन में यही ख्याल आया होगा कि आखिर सूर्य से इतने गुना कम कैपेबल होने के बावजूद प्रॉक्सिमा सेंटोरी किसी अर्थ जैसे प्लैनेट को कैसे रख सकता है, और इसका जवाब है प्लैनेट को अपने पास रखकर। अब जैसा कि हम अपना घर चलाते हैं जॉब को अपने पास रखकर, बट आजकल जॉब ढूंढने से पहले रिज्यूम, एक्सपीरियंस और डिग्री के झंझट में पड़े हो। काम आता है तो जॉब मिलनी चाहिए, तो बस रीलेवल बाय अनअकैडमी ऐसे फ्री स्किल टेस्ट के थ्रू अक्रॉस इंडिया डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जॉब लगवा रहा है। यहाँ से स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200+ कंपनीज हायर कर रही है 18 डोमेन्स में।
अब आप रोहित नहलानी की ही जर्नी देखिए। रोहित ने 12th स्टैंडर्ड के बाद ही अपने फैमिली का बिजनेस संभालना चालू कर दिया था। 17 साल की यंग एज में वो प्रोडक्ट मैनेज कर रहे थे और फिर उन्होंने सेल्स में अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाया। अब जब उन्हें जॉब लेना था तो उनके पास दिखाने के लिए डिग्री तो नहीं थी, बट वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर भी रिज्यूम और डिग्री के कारण बहुत सी कंपनीज उन्हें चांस नहीं दे पा रही थी। रोहित ने फिर री लेवल के बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया और इस एक स्टेप से आज वो लोमोस एंटरप्राइजेज में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड है। री लेवल से टोटल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 300 प्लस ऑफर्स रिलीज हुए हैं। ये आज सारे दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म्स में से सबसे ज्यादा है एंड इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस इंडिया। और तो और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप कितनी बार बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है। सबसे मस्त बात, अगर आप टॉप 3 स्कोरर्स बन जाते हो तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। कुछ दिनों पहले ही री लेवल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया फॉर कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। तो देख क्या रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जाके फ्री में साइन अप करो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कितना स्कोर आया। दोस्तों, जिस तरह से सूर्य के विशालकाय होने की वजह से उसका हैबिटेबल जोन इतनी दूरी पर पड़ता है, उसी तरह से प्रॉक्सिमा सेंटोरी का हैबिटेबल जोन कम एनर्जी होने के नाते स्टार के काफी क्लोज मौजूद है। अब नंबर्स में बताएं तो धरती के मुकाबले 20 गुना ज्यादा क्लोज। और चूंकि यह ग्रह अपने स्टार के इतना पास में रहता है, इसी वजह से यह अपने स्टार की एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है। लेकिन यार अफसोस कि अपने स्टार के इतने पास होने की वजह से यह हैबिटेबल तो बन जाता है, मगर इस पर अपने स्टार की ओर से ग्रेविटी का धरती के कंपैरेटिवली ज्यादा असर पड़ता है, जिस वजह से इसकी एक साइड जहां हमेशा इसके स्टार को ही फेस करके रखती है, तो वहीं दूसरी साइड कभी भी उस तारे को अपना मुंह तक नहीं दिखाती। कुछ उसी तरह जैसे चंद्रमा का एक पहलू हमेशा धरती की ओर रहता है और वहीं दूसरी पहलू हमेशा धरती के ऑपोजिट। लेकिन यार कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि वीडियो अब बहुत ज्यादा डार्क होने वाली है। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी रहने के लिए एक सुंदर ग्रह है। यह तो आप सभी अलग अलग स्पेस चैनल्स पर कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन शायद किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा कि इस प्लैनेट को होल्ड करने वाला होस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी धीरे धीरे हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, तकरीबन 3 साल पहले की गई स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया था कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी किसी रोग स्टार की तरह ही धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, और वो भी इस गति से कि अगले 27,000 सालों में वो अपनी करंट लोकेशन से 1.2 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के बाद हमारे सोलर सिस्टम से सिर्फ 3 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर आकर खड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों, सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो सोलर सिस्टम हमसे करीब 4 प्रकाश वर्ष दूर था, वो करीब आकर 3 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ये कि रीडिंग्स के हिसाब से प्रॉक्सिमा सेंटोरी का सोलर सिस्टम उसकी मूविंग स्पीड को नहीं मैच कर पा रहा है, जिस वजह से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आगे आने वाले 2 से 3,000 सालों में प्रॉक्सिमा भी अपने स्टार से इतना दूर हो जाएगा कि उसकी हैबिटेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, जिस वजह से खतरे की घंटी और तेज बजने लगी। अब क्योंकि हमें जल्द से जल्द किसी ऐसे तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे हम लोग एटलीस्ट 50 सालों से भी कम समय में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच सके, और इसी रेड अलर्ट की वजह से सभी वैज्ञानिक पूरी रफ्तार से ऐसे तरीकों को ढूंढने की जल्दबाजी में लग गए हैं, जिसके बाद हमारे सामने एक ऐसा स्पेस ट्रैवल कॉन्सेप्ट आया जिससे शायद ये परेशानी ठीक हो सकती है। अब दोस्तों, इस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी बंदिशें है वो है फ्यूल और स्पेसक्राफ्ट का वजन, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का वजन उसकी स्पीड को काफी हद तक धीमा बना देता है। बाकी सैकड़ों सालों से उन्हीं फ्यूल्स को इस्तेमाल करके इतना तो हम समझ चुके हैं कि उनकी इतनी कैपेबिलिटी तो किसी भी एंगल से नहीं है कि वो 4 प्रकाश वर्ष की दूरी एक टैंक में तय कर ले। जिसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस बनते हैं। पहला तो ये कि हम लोग किसी अल्टरनेटिव इंजन को ही तैयार कर ले, या दूसरा ये कि हम लोग किसी ऐसे मैकेनिज्म को ही डेवलप कर ले जिसे किसी सोर्स पर हैवीली डिपेंडेंट ना रहना पड़े, जिससे कि वो स्पेस में भी हल्का वजन रखते हुए हाई स्पीड ट्रैवल कर सके। और इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए नासा के हाल फर्न और जिम वुडवार्ड ने प्रपोज किया एक ऐसा इंटरस्पेस ट्रैवलिंग मैकेनिज्म जिसे मैंग ड्राइव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैंग ड्राइव का फुल फॉर्म है मैक इफेक्ट ग्रेविटी असिस्ट, जो एक बहुत ही छोटा सा मैकेनिज्म होगा जिसकी स्पेस प्रोपल्शन और थ्रस्ट वाइब्रेशन की मदद से ऑपरेट होगी।
जिस तरह से फ्यूल बर्निंग में नीचे निकलने वाली आग रॉकेट को फोर्स प्रोवाइड करती है, या जिस तरह से एक स्लाइड पर खड़े होने पर जब आपको धक्का मिलता है तो आप नीचे चले जाते हो, उसी तरह यह डिवाइस बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए एक रिकरिंग प्रोसेस करेगा, जिसकी मदद से यह बैक साइड वाइब्रेशंस जनरेट करके एक इनडायरेक्ट पुश की वजह से आगे की ओर जाएगा। और चूंकि ये प्रोसेस इतनी तीव्रता से होगी जिस वजह से इसकी एक्सेलरेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और प्रोटोटाइप्स और डिज़ाइंस की माने तो अपनी पीक पर जाने के बाद ये लाइट की स्पीड के भी 1/10 के माइलस्टोन को अचीव करके उसे मेंटेन कर पाएगा। अब यार बेसिक मैथ्स लगाए तो इस लॉजिक से ये सिर्फ 40 से 45 सालों में प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच जाएंगे, पर प्रोटोटाइप से निकलकर ही वास्तविक दुनिया में आप भी पाएंगे कि नहीं यार, इसकी भी अभी पूरी गारंटी नहीं है। ठीक इसी तरह से एक और नया मैकेनिज्म डेवलपमेंट फेज को प्रोबेबली अगले 4 सालों में ही क्लियर करने वाला है, जिसका नाम है द ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। इस प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन एक फोटोन से ली गई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह से एक फोटोन इतनी फास्ट स्पीड को अचीव कर लेता है, तो कुछ उसी तरीके को फॉलो करते हुए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1 ग्राम और सिर्फ कुछ ही एटम्स मोटी चिप्स को तैयार किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ इन स्टार शॉट्स को पावर करने वाली मैकेनिज्म और कैमरे के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अब इस प्लान की माने तो एक रॉकेट पहले ऐसी लाखों चिप्स को अंतरिक्ष तक लेकर जाएगा, और सिर्फ 1 ग्राम के वजन वाले इन स्टार शॉट्स को अंतरिक्ष में फायर कर दिया जाएगा। अब लॉन्च होने के बाद लाइट वेट और फोटोन की फंक्शनैलिटी को इमिटेट करने की वजह से कुछ ही देर में ज्यादातर स्टार शॉट्स लाइट की स्पीड के 1/5 बेंचमार्क को टच कर लेंगे, और इसके बाद के आंकड़े के लिए तो अगर सामान्य सी भी कैलकुलेशन कर ली जाए तो भी लॉन्च के तकरीबन 20 से 22 साल बाद यह अपनी मंजिल प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाएगा। उसके बाद वहां से तस्वीर खींचकर जब ये उस तस्वीर को वापस धरती पर भेजेंगे, तो उस तस्वीर को धरती पर आने के लिए लगभग 5 साल लगेंगे, जिसका मतलब कि अगर इस प्लान को हम लोग सक्सेसफुल मान ले तो लॉन्च के 25 से 27 साल बाद हमें इंटरस्टेलर स्पेस की सबसे साफ तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन यार ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, जिसके सक्सेसफुल होने के 3% से भी कम चांसेस है, और इसके अनसक्सेसफुल होने के 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे कारण है। क्योंकि यार ये डिवाइस बहुत हल्की है, इस वजह से अगर जरा सी भी स्पेस डस्ट इनसे टकरा गई तो ये तबाह हो जाएंगे, और फिर इनका कोई काम नहीं रहेगा। इनमें कैमरा और मैकेनिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिस वजह से इन्हें रीडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता, और इतनी हाई स्पीड में मूव करने की वजह से अपनी डेस्टिनेशन की तस्वीर खींचने के लिए उनके पास बहुत ही कम सेकंड का टाइम रहेगा। और अगर किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से ये उन तस्वीरों को नहीं खींच पाए तो 27 साल लंबा इंतजार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इतने बड़े डिस्टेंस में लाखों चिप्स में से एक भी चिप से कॉस्मिक डस्ट का एक जर्रा भी ना टकराए, इस बात के ही अपने आप में 1 in a billion चांस है, जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि इतने इनोवेटिव होने के बावजूद लोग इस प्रोजेक्ट पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब यार इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल का आगे क्या ही होने वाला है ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है, पर क्या आपके हिसाब से हम लोग अपनी जिंदगी में कभी सच में इंटरस्टेलर ट्रैवल को संभव होते देख पाएंगे या नहीं? क्या इंटरस्टेलर ट्रैवल पूरी तरह से नामुमकिन है? क्या आप इस टॉपिक पर एक वीडियो देखना चाहते हो, हाँ या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस टॉपिक पर डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब यार जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हो जाना। मुझे ये बताओ कि अभी रिसेंटली नासा ने अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिए गए पहले कलरफुल इमेज को जो रिलीज किया था, उस इमेज का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं किसने कितना सीखा है। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।